आप कैसे हैं। आज मैं पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सिविल प्रकरणों में न्यायालय के समक्ष पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है वो बतलाने जा रहा हूँ। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से मैं विभिन्न कानूनी बिंदुओं और टॉपिक्स पर समय समय पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। जनरली लोगों को कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है वो उसकी जानकारी नहीं हो पाती है। लॉ स्टूडेंट्स या नए एडवोकेट्स को प्रक्रिया की जानकारी में मेरे इस वीडियो से काफ़ी सहायता मिलेगी। तो मेरा ये अनुरोध और निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने मित्रों दोस्तों को लाइक शेयर भी इस वीडियो को ज़रूर करें और अंत तक इस वीडियो को देखें। तो मैं आज अपने टॉपिक पर आता हूँ। आज का टॉपिक है प्रोसेस इन सिविल कोर्ट और प्रोसीजर फॉर फाइलिंग सिविल सूट इन सिविल कोर्ट। दीवानी मुकदमा दायर करने की क्या प्रक्रिया है, इसके लिए सबसे पहले दो बातें होती हैं। एक तो जो आदमी या जो व्यक्ति किसी दूसरे पक्ष पर दावा लाता है उसको प्लेंटिफ या वादी कहा जाता है, जबकि अपोजिट पार्टी डिफेंडेंट्स के रूप में होती हैं, अर्थात उन्हें प्रतिवादी कहा जाता है। प्लेंटिफ एक या अनेक भी हो सकते हैं तथा डिफेंडेंट प्रतिवादी भी एक या अधिक पार्टीज हो सकती हैं। तो वादी को प्लेंटिफ कहा जाता है और प्रतिवादी को डिफेंडेंट कहा जाता है। एक से अधिक होने पर प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स कहा जाता है। मैं अब आपको बताता हूं कि ये आपराधिक मामलों से भिन्न इसकी प्रक्रिया रहती है। इसकी प्रक्रिया में जो भी व्यक्ति अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करना चाहता है, पूरे फैक्ट्स की जानकारी वह व्यक्ति अपने अधिवक्ता को देता है। उसके आधार पर उसका अधिवक्ता प्लीडिंग्स, जिसे अभिवचन कहा जाता है, पैरावाइज होंगे, स्पेसिफिक होंगे, तो वो एक प्लेंट या दावा तैयार करता है। उस दावे में सारे तथ्य जिनके आधार पर वह अपने मामले में भरोसा करता है वो उल्लेखित होंगे और पैरावाइज होंगे। तो ये जो मामले चलेंगे इनमें सिविल नेचर के मामलों में कोई कंपनसेशन से संबंधित दावा हो सकता है, टाइटल से संबंधित दावा हो सकता है, डिफेमेशन यानी मानहानि से संबंधित दावा हो सकता है, मेंटेनेंस भरण पोषण, किसी महिला को अगर अपने पति आदि से लेना है तो वो भरण पोषण से संबंधित मामला धारा 125 का हो सकता है। चेक बाउंस आदि के मामले जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत लगाए जाते हैं वो भी दीवानी दावे हो सकते हैं। कॉपीराइट के वायोलेशन से संबंधित दावा हो सकता है। टेनेंट्स आदि के कोई भी मामले जो इविक्शन सूट कहलाते हैं वो मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, वो भी सिविल दावे हो सकते हैं। तो इन सब मामलों में दावा तैयार कराने के लिए अपने अधिवक्ता को उस व्यक्ति द्वारा, प्लेंटिफ द्वारा पूरी जानकारी पहले बतानी होती है। उस आधार पर वो प्लीडिंग्स को तैयार कर मामला न्यायालय के लिए प्रस्तुत करने के लिए वाद पत्र या दावा तैयार करता है। तो सबसे पहला है फाइलिंग ऑफ सूट। दावा कैसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया यही है कि जैसे सिविल कोर्ट में मुंसिफ आदि होते हैं, रजिस्ट्री का एक न्यायालय, वहां पर दावे की प्रस्तुति होगी और वो न्यायालय के समक्ष उस दावे को जांच पड़ताल प्रारंभिक करने के पश्चात कोर्ट के समक्ष संबंधित जुरिस्डिक्शन का जो न्यायालय होगा, क्षेत्राधिकार जिसे, वो पिक्यूनरी भी हो सकता है, टेरिटोरियल भी हो सकता है, उसके समक्ष वो नया दावा प्रस्तुत करेगा, जिसमें पर्याप्त कोर्ट फीस का होना आवश्यक है, लिमिटेशन उसकी कितनी है वो इन चीज़ों को चेक करेगा, जुरिस्डिक्शन उस न्यायालय को है कि नहीं, क्षेत्राधिकार है कि नहीं है, या कोई सीमा यदि निर्धारित है, वाद कितने से कितने तक किस न्यायालय के समक्ष चलेगा सिविल जज की कोर्ट में, वो हर साल डिस्ट्रीब्यूशन मेमो डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा जारी किया जाता है और न्यायालय को क्षेत्राधिकार कितनी सीमा तक, किस क्षेत्राधिकार का पिक्यूनरी, टेरिटोरियल कैसा है, वो सब निर्धारित होता है उस डिस्ट्रीब्यूशन मेमो में। प्लीडिंग जो होगी वो उस दावे में लिखी जाएगी। उस प्लीडिंग में जो भी दावे के तथ्य हैं उनको बतलाया जाएगा। मुकदमे की कॉपीज जितने डिफेंडेंट हैं वो डुप्लीकेट में लगानी होगी। उसके अंदर एक सपोर्टेड बाय एफिडेविट होगा जिसमें यह डिक्लेरेशन देना होगा कि जो भी फैक्ट्स उसने स्वयं की जानकारी से और अपने अधिवक्ता के माध्यम से दावे में लिखाएं उसकी जानकारी से सत्य है, उसमें कोई भी बात छिपाई नहीं गई है। पहला तो ये हो गया आपका फाइलिंग ऑफ सूट। तो दावा अगर सही ढंग से सारे तथ्यों के आधार पर पूरा एग्जामिनेशन करने पर मुंसिफ द्वारा सही पाया जाता है तो वो संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष उस मामले को रखेगा।
इसके बाद मजिस्ट्रेट का, या जैसे सिविल जज बोलते हैं, सिविल जज सिविल के लिए और क्रिमिनल केसेस में मजिस्ट्रेट होता है। तो सिविल जज के समक्ष रखने पर उसमें पूरी जांच पड़ताल के बाद उसमें एक वकालतनामा भी लगा होता है, जिसमें पक्षकार अपने अधिवक्ता को सारे राइट्स, उसे रिप्रेजेंट केस को करने के, किसी भी पेशी पर क्या कार्यवाही करनी है, इनके लिए वो अधिकृत प्राधिकृत करता है। रिप्रेजेंटेशन कोई भी उसके बिहाफ पर वो कोई आवेदन आदि लगा सकता है। जो जजमेंट होने के पहले जो भी कार्यवाही कोर्ट में होनी है, उन सब कार्यवाही को करने के लिए अधिवक्ता को अधिकृत करता है। कोर्ट फीस भी लगेगी, उसका भुगतान करना होगा। सारे दस्तावेज जो दावे के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए उस अधिवक्ता को ये देने होंगे। फीस आदि का भुगतान के बारे में भी जो भी व्यवस्था है वो आपको बतलाएगा, उस हिसाब से करनी होगी। जब चाहे आप एडवोकेट अपने बदल भी सकते हैं। यदि किसी कारण से अपने अधिवक्ता से आप संतुष्ट नहीं हैं तो उसके नो ऑब्जेक्शन लेने के बाद दूसरे किसी अधिवक्ता को भी आप अथोराइज कर सकते हैं। तो ये वकालतनामा उसके साथ लगा होता है और इसे अदालत के रिकॉर्ड में दावे के साथ रखा जाता है। अदालत के अंदर एक पेशी फिर आपको दी जाएगी प्लेंटिफ को। उस दिन वो उपस्थित होगा तथा यदि प्रथम दृष्टया मामला ठीक ठाक उनको लगता है कि दावा ठीक है, तो डिफेंडेंट्स के लिए, जितने भी डिफेंडेंट्स हैं, प्रतिवादी हैं, उनके लिए नोटिस जारी करने का वो ऑर्डर करेगा और इसमें प्रोसेस आदि के लिए आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। तो जितने डिफेंडेंट्स हैं वो 2 प्रति में उनमें नोटिस जाएगा। रजिस्टर्ड भी जा सकता है, कुरियर से भी जा सकता है, सिंपल भी जा सकता है। और लास्ट सर्विस यदि नहीं हो पाती है किसी कारण से डिफेंडेंट्स पे, तो ऑर्डर 5 रूल 20 CPC के तहत सब्सटीट्यूटेड सर्विस, जिसे प्रतिस्थापित सर्विस कहते हैं, लोकल न्यूज़पेपर में भी आप उस नोटिस का प्रकाशन न्यायालय की अनुमति से, सिविल जज की अनुमति से करा सकते हैं। इस प्रकार अदालती कार्यवाही प्रारंभ होगी, कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। नोटिस, कोर्ट फीस आदि लगी है कि नहीं, ये भी वो कोर्ट देखेगी। प्रतिवादी के लिए प्लेंटिफ को 2-2 प्रतियां आपको जमा करनी होंगी और रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर, ये 7 दिन के अंदर प्रोसेस जमा होने पर सामने वाले पक्ष को नोटिस जाएगा। जैसे ही उस पक्ष को, डिफेंडेंट्स को नोटिस मिलता है, वो भी अपने अधिवक्ता के पास जाकर जो प्लेंट के अंदर प्लीडिंग्स आपने अभिवचन उठाए हैं उनका उनके अधिवक्ता अध्ययन करेंगे और वो अपना एक वकालतनामा डिफेंडेंट से सिग्नेचर कराकर उसका रिटन स्टेटमेंट, प्रतिवाद पत्र या जवाब दावा या लिखित कथन उसको कहा जाता है, वो प्लीडिंग्स के जो प्लेंटिफ द्वारा दी गई है उसके रिबटल में, खंडन में तैयार करेंगे। उसमें स्पेसिफिक एलिगेशन होंगे, खंडन करना पड़ेगा, स्पेसिफिक डिनाइल देना होगा कि हम, अन्यथा ये माना जाएगा कि वो फैक्ट्स जो प्लेंटिफ ने लिखे हैं वो आपको स्वीकार हैं। तो ये सब इस तरह, एक एफिडेविट भी उसमें साथ में सपोर्टिंग लगेगा कि जो भी आपने रिटन स्टेटमेंट या जवाब दावा या लिखित कथन में जवाब दिए हैं वो सत्य हैं आपकी जानकारी से और आपके अधिवक्ता द्वारा बताई गई जानकारी से भी सत्य हैं। तो ऐसा एक सपोर्टिंग एफिडेविट भी लगेगा, तब रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में पेश होगा। सामान्यतः इस रिटन स्टेटमेंट को पेश करने की जो समय सीमा है वो 30 दिन रहती है, लेकिन कोर्ट की परमिशन से अधिकतम 90 दिन का समय भी आपको मिल सकता है जवाब दावा प्रस्तुत। इसमें अधिकतम 3 पेशी तक दी जाती है सामान्यतः सिविल प्रकरणों में। इसके बाद रेप्लिकेशन ऑफ प्लेंटिफ एक स्टेज होती है जिसमें रेप्लिकेशन सपोर्टेड बाय एफिडेविट होगा। अगर प्लेंटिफ को ऐसा कुछ लगता है कि कोई फैक्ट छूट गया है, कोई कारण है, तो वो रेप्लिकेशन ऑफ प्लेंटिफ सपोर्टेड बाय एफिडेविट देगा और उसका खंडन भी डिफेंडेंट को करने का एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इसके बाद फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की स्टेज होगी। जिन दस्तावेजों के आधार पर वो अपने दावे को प्रबल मानता है या सक्षम मानता है कि मेरा दावा ठीक ठाक है, वो उसको सपोर्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश करने होंगे। मूल दस्तावेज यदि पेश कर दिए जाते हैं जिन पर कोर्ट भरोसा करेगा तो वो बोथ पार्टीज को यह अवसर बाद में दिया जाएगा। जब डिफेंडेंट्स भी उपस्थित हो गया है कोर्ट में तो वादी और प्रतिवादी अपने अपने दस्तावेज जिन पर वो आधारित अपने क्लेम को सपोर्ट में मानते हैं वो पेश करने होंगे। ओरिजिनल कॉपीज डॉक्यूमेंट्स की जमा कर दी जाएगी कोर्ट में, तो वो जेन्युइन प्रूफ आपका माना जाएगा। बाद में भी आप चाहे तो फोटो आदि कॉपी जब आर्ग्यूमेंट वगैरह होते हैं अगर कोर्ट मांगती है तो दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की स्टेज आती है। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का मतलब है वाद प्रश्नों का निर्धारण। जिन बिंदुओं पर वादी के अभिवचन आधारित हैं तथा प्रतिवादी का लिखित कथन है, इनमें जो भी ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स रहते हैं उन आधार पर इश्यूज बनाए जाते हैं। इश्यूज 2 तरह के होते हैं, एक इश्यूज ऑफ फैक्ट होता है और एक इश्यूज ऑफ लॉ होता है। इश्यूज ऑफ फैक्ट तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि कानूनी बिंदुओं पर जैसे लिमिटेशन है, जुरिस्डिक्शन है, कॉज ऑफ एक्शन है,
वाद का कारण उसे है कि नहीं, इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार है कि नहीं है, लिमिटेशन में ये प्रस्तुत हुआ है कि नहीं दावा, इन बिंदुओं पर कानूनी बिंदु बनाए जाते हैं, जिसे ऑर्डर 14 रूल 5 सीपीसी के तहत ये प्रक्रिया होती है। उन दोनों पार्टीज के अधिवक्ता उन वाद प्रश्नों को देख लेते हैं और उनको कोर्ट बनाने के बाद पढ़ने का अवसर देती है, नोट करने का अवसर देती है। यही वाद प्रश्न या वाद बिंदु या जिसे मुद्दे या वाद प्रश्न कहा जाता है, इन्हीं पर सारी एविडेंस इस दावे में आधारित होती है। ये एक सुस्थापित न्याय का सिद्धांत है कि वादी को अपना मामला प्लेंटिफ को प्रतिवादी के विरुद्ध अपनी साक्ष्य द्वारा, वैध एवं विश्वसनीय साक्ष्य के द्वारा ही प्रमाणित करना होता है। वो प्रतिवादी की दुर्बलता का लाभ नहीं ले सकता है। अर्थात ये सिविल का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि वादी को अपना मामला स्वयं की साक्ष्य के द्वारा सिद्ध करके न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करना होता है। अब वादी कैसे सिद्ध करेगा, इसके लिए उसको जो भी गवाहों की सूची उसने दी है वो गवाह न्यायालय के समक्ष अपने दावे के प्रमाणित करने के लिए वह एक एक करके प्लेंटिफ के रूप में बयान उनके अधिवक्ता कराएंगे, जिसमें एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। मुख्य परीक्षण वादी का अधिवक्ता कराएगा, प्रति परीक्षण प्रतिवादी के अधिवक्ता उस गवाह पर करेगा, जेरे जिसे बोलते हैं, तो उससे सत्यता सामने न्यायालय के आ जाएगी। और एक री एग्जामिनेशन होता है, पुनः परीक्षण। यदि कोई फैक्ट छूट गया है तो उस तथ्य को सही ढंग से पता करने हेतु री एग्जामिनेशन का मौका भी दोनों पार्टियों को नेचुरल जस्टिस के तहत दिया जाएगा, जिसे पुनः परीक्षण कहते हैं। इस प्रकार जब वादी की पूरी एविडेंस या जो उसके मटेरियल विटनेस हैं वो कोर्ट के समक्ष एग्जामिन हो जाते हैं, तो उसकी एविडेंस वादी की कोर्ट क्लोज करता है। उसके बाद डिफेंडेंट्स या प्रतिवादी को बचाव या रिविटल में साक्ष्य देने का सिविल केसेस में अवसर दिया जाता है। और लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी कोर्ट में उस दावे के साथ प्रस्तुत रहती है दोनों पार्टीज की। तो वो रिविटल में, बचाव में प्रतिवादी अपने वादी के गवाहों के खंडन में जो भी साक्ष्य उसको देनी है वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है बचाव साक्ष्य के रूप में। इसके बाद आखिरी सुनवाई के लिए इसकी भी एविडेंस जब क्लोज हो जाती है तो आखिरी सुनवाई के लिए मामले को नियत किया जाता है। आखिरी सुनवाई के लिए फाइनल हियरिंग जिसे कहा जाता है, कोर्ट की परमिशन से मौखिक भी आपका अधिवक्ता, प्लेंटिफ का भी और डिफेंडेंट का भी, उसको बहस के रूप में न्यायालय के समक्ष सारी स्थिति बताता है कि ये इश्यूज थे, इन इश्यूज पर ये एविडेंस प्लेंटिफ द्वारा दी गई है, ये उसके खंडन में, बचाव में मेरे द्वारा साक्ष्य दी गई है, ये मामला प्रमाणित है या नहीं है, ये सारी साक्ष्य का विषय रहता है और ये न्यायालय को देखनी होती है। फाइनली जो आर्ग्यूमेंट या अंतिम तर्क सुनने के पश्चात कोर्ट उसको रिजर्व फॉर जजमेंट रख लेती है। हाईकोर्ट के जो रूल्स सिविल आदि के बने हैं उनके तहत 15 दिन के अंदर की कोई तारीख या जो भी तारीख कोर्ट अपना फैसला देने के लिए नियत करती है, उस दिन वह अपना फैसला लिखित में जजमेंट डिलीवर कर देती है और पार्टीज को भी उसकी सूचना देती है। जैसे ही वो निर्णय न्यायालय के समक्ष आ जाता है, उस निर्णय की सर्टिफाइड कॉपी के लिए पक्षकार द्वारा एक अलग से प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस में या जहां पर नकल सेक्शन है वहां आवेदन लगाया जाता है और एक उसकी फिक्स फीस 7 दिन या 15 दिन के अंदर जमा करने के उपरांत उनको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट मिल जाती है। इस प्रकार मैंने सामान्य रूप से इस वीडियो में आपको खास बात बतलाई। यदि कोई पक्षकार न्यायालय के जो ऑर्डर है या आदेश है या जजमेंट है उससे किसी भी तरह से क्षुब्ध है, असंतुष्ट है, उसके फेवर में नहीं आया है, तो वह ऊपर के न्यायालय में कोई भी अपील, रेफरेंस या रिव्यू अपर कोर्ट में कर सकती है। इस प्रकार सिविल कोर्ट में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को मैंने साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। इस प्रकार प्रोसेस इन सिविल कोर्ट या प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ए सिविल सूट की प्रक्रिया ये सिविल न्यायालय के समक्ष अपनाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।